एक्सीलेंस फैमिली में मैं हूं रवि और 12th अकाउंटेंसी में अब हम रीवैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे। रीवैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों? इससे पहले हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए काम किया, जिसमें क्या किया हमने कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो पुराने प्रॉफिट लॉस को पार्टनर में बांट दिया। दोस्तों ये असेट लायबिलिटी में भी तो हो सकता है ना? कैसे कि भैया असेट की प्राइस बढ़ गई हो, लायबिलिटी की प्राइस बढ़ गई हो, या असेट कम हो गई हो, लायबिलिटी कम हो गई हो, तो असेट का बढ़ना भी प्रॉफिट होता है और लायबिलिटी का बढ़ना लॉस होता है। ये कैसे होता है? एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। मान लिया जाए कि ए और बी 3:2 में पार्टनर थे, है ना? पिछले 4 सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं और इनके पास एक बिल्डिंग थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी। कितने रुपए की थी? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग थी। अब ये 2 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग पिछले 4 सालों से इनके पास है। अब 31 मार्च 2018 आया तो इनकी ये बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़कर इसकी मार्केट वैल्यू क्या है आज? सपोज 4 लाख है कि इसकी मार्केट वैल्यू हो गई है भैया 4 लाख, तो इस पे तो प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 लाख। पर अभी ये बिल्डिंग तो बेच नहीं रहे तो प्रॉफिट का आएगा, परंतु प्रॉफिट हुआ तो है। कल को ये बिल्डिंग बेच देंगे तो प्रॉफिट होगा कि नहीं? 2 लाख रुपए होगा। तो आज जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, है ना, मान लिया जाए 31 मार्च 2018 को आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो और ए बी जो है वो रेशियो डिसाइड कर लेंगे आप 1:1। तो अगर ए बी ने 1:1 डिसाइड कर लिया रेशियो कब? 31 मार्च 18 को, और इस बिल्डिंग की वैल्यू को 2 लाख ही रखा, तो कल को जब ये बिल्डिंग बिकेगी इसके ऊपर 2 लाख रुपीस का बेनिफिट होगा, तो वो तो 1:1 में बढ़ जाएगा ना। वो बढ़ जाएगा, ए को आ जाएगा 1 लाख और बी को आ जाएगा 1 लाख। परंतु ये बिल्डिंग की प्राइस बढ़ी कब थी? पिछले 4 सालों में। और पिछले 4 सालों में रेशियो क्या था इनका? 3:2। तो ये जो प्रॉफिट है बिल्डिंग का, ये लगभग इनको इस तरह से बढ़ना था। ये प्रॉफिट बिल्डिंग का 1,20,000 और 80,000 बढ़ना था। क्यों बढ़ना था भैया? 2 की बिल्डिंग 4 की हो गई, तो ये 2 लाख रुपए जो बढ़ने थे प्रॉफिट के, ये तो 3:2 में बढ़ने थे, है ना, 5 के हिसाब से। तो 1,20,000 ए का होना था और बी का होना था 80। पर अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय रिवैल्यूएशन नहीं किया, पता नहीं लगाया बिल्डिंग कितने की बढ़ गई है, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हम सारी एसेट लायबिलिटी पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो देख लेंगे और उसको बांट देंगे। दोस्तों बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस, डेबिट या क्रेडिट क्या होगा। अगर मैं बिल्डिंग खरीदता हूं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो बिल्डिंग होती है डेबिट और मेरी कैश जाती है तो कैश होती है क्रेडिट। मैंने ये एंट्री इसलिए बनाई क्योंकि जब भी एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। और जब भी एसेट कम होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। क्योंकि व्हाट कम्स व्हाट गोज आउट का रूल आप जानते हो। इसका मतलब यहां भी बिल्डिंग का प्राइस बढ़ रहा है, तो बिल्डिंग का प्राइस तो बढ़ रहा है ना, बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ रही है ना, तो हमें कर देना चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। भैया बिल्डिंग तो बढ़ रही है 2 लाख रुपए से, भले वो एप्रिसिएशन से बढ़ रही हो, परंतु कैश तो नहीं गई हमारी, है ना। देखो बिल्डिंग आपकी 2 लाख की थी, अब हो गई है 4 लाख की, तो इसके लिए आपको 2 लाख कैश में देना पड़ा क्या? नहीं, वो तो पड़े पड़े वैल्यू बढ़ गई। तो ये किसकी वजह से वैल्यू बढ़ी है? टू रीवैल्यूएशन की वजह से। कितना बढ़ा है? 2 लाख। तो जब भी असेट बढ़ेगी, असेट की प्राइस डेबिट होगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। इसका उल्टा, अगर असेट गिर जाती है, जैसे मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, तो उसके लिए एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, है ना। इसके उल्टे अगर क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग बढ़ जाते हैं मान लो, तो लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं, क्रेडिटर बढ़ते कैसे? जैसे आपके क्रेडिटर थे 20,000 के, आपको पता चला 5,000 का बिल तो मिसिंग था, हमें पे करना है, तो क्रेडिटर को आप बढ़ा लीजिए, है ना, तो 5,000 से क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और वहीं मान लो क्रेडिटर में से 2,000 के जो क्रेडिटर थे वो बोल रहे पैसा मत दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लेम नहीं कर रहे हमारे ऊपर, क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो जब भी लायबिलिटी कम होगी तो क्रेडिटर, जैसे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन हो जाएगा। तो यहाँ एक टेबल
आपको मैं दे देता हूं इस टेबल के अकॉर्डिंग, ज्यादा आसान हो जाएगा। असेट लायबिलिटी, असेट अगर इंक्रीज होती है तो उसको आप कीजिए डेबिट, असेट अगर डिक्रीज होती है, सॉरी असेट अगर इंक्रीज, असेट अगर डिक्रीज, असेट अगर इंक्रीज होती है तो उसको कर दीजिए डेबिट, असेट डिक्रीज होती है तो उसको कर दीजिए क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको कर दीजिए क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। ये जर्नल के रूल्स हैं, अकाउंट के लिए नहीं चलेगा, अकाउंट के लिए उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, है ना? अकाउंट जब हम बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे, ये तो हमने एंट्रियों पे बात की, तो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से बनेगा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जब असेट की प्राइस बढ़ेगी, जैसे बिल्डिंग बढ़ी थी तो आपने क्या एंट्री बनाई, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी मैं डेबिट क्यों लिख रहा हूं, बिल्डिंग अकाउंट, ये पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन में। कितने से बढ़ी है बिल्डिंग, 2 लाख से बढ़ी है। अगर असेट कम होगी, मतलब एक फाइनल यहां पे डिसीजन निकल कर आता है कि असेट अगर इंक्रीज, असेट इंक्रीज तो इस साइड में रहेगी, और अगर असेट डिक्रीज हुई, जैसे मशीन कम हो गई तो मशीन इधर लिखा जाएगा, 40,000 जैसे कम हुआ था, तो असेट अगर कम हुई तो इधर, उसका उल्टा लायबिलिटी बढ़ी तो इधर, लायबिलिटी कम हुई तो इधर। इसको हम एक एग्जांपल से दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल पढ़ते हैं अपन। we are partners sharing profit in 3:2 ratio. They have decided to share future profits in ratio 2:1. ए भी 3:2 में पार्टनर थे, अब वो 2:1 में होने जा रहे हैं। इसकी बैलेंस शीट यहाँ पर दी हुई है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन इनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 19 के दिन बैलेंस शीट इनकी क्या कह रही है, बैलेंस शीट कह रही है दोस्तों कि आपके पास बिल्डिंग थी 2 लाख की, मशीन थी 80 की, डेटर्स थे 20 के, स्टॉक था 25 का, कैश इन हैंड था इतना, कैपिटल था, क्रेडिटर था, जनरल रिजर्व था। अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया इन्होंने तो कुछ वैल्यूज की, उस हिसाब से ये एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट जो है, इनके आधार पर हम रीवैल्यूएशन एंट्रियां और अकाउंट दोनों में पोस्टिंग सीखेंगे। पहला एडजस्टमेंट है दोस्तों, पहला एडजस्टमेंट कह रहा है बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। पहले इस 10% पे ध्यान दीजिए, बाद में ये एक्चुअल में ये 90 नहीं है, ये है 110%। तो पहले अपन इस एडजस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। अगर बिल्डिंग बढ़ जाती है 10% से, कब, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, तो बिल्डिंग हो रही है एप्रिशिएटेड, बढ़ना, और बाय 10% से बढ़ रही है, मतलब पहले थी ये 2 लाख की, तो 2 लाख का 10%, मतलब कि 20% से बढ़ गई है बिल्डिंग, 20,000 से, सॉरी 20,000 से बढ़ गई है। तो अब बिल्डिंग की प्राइस क्या होगी, देखिए बिल्डिंग की प्राइस हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जब असेट बढ़ेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो रीवैल्यूएशन से उसकी प्राइस बढ़ गई 20, तो अब बिल्डिंग की प्राइस हो गई 2,20,000, सॉरी 2,20,000। क्यों, क्योंकि एप्रिसिएशन से 10% उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब अगर ये लिखा हो क्या चीज के 110%, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 110%, मतलब कि बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई कहां तक, 110% तक। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और वो 110 तक पहुंच गई तो कितनी बड़ी, 10%। तो दोनों तरह से दे सकता है, एप्रिशिएटेड बाय 10% या एप्रिशिएटेड टू 110%। तो दोनों के लिए सॉल्यूशन ये होगा। अगर इसकी पोस्टिंग की बात करें हम कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसके लिए पोस्टिंग क्या होगी, तो ये देखिए हमने एंट्री क्या बनाई, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन के हिसाब से बाय बिल्डिंग इसकी पोस्टिंग हो जाएगी इधर 20,000, ये अकाउंट में इसकी पोजीशन होगी। अगले ट्रांजैक्शन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ट्रांजैक्शन हमारा मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। पहले मशीन कितने की थी, 80,000 की थी, अब वो डेप्रिशिएट हो गई 10% से। तो बी की अगर मैं बात करूं तो मशीन डेप्रिशिएट, मशीन कम हुई है तो मशीन हो जाएगी क्रेडिट। रीवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने वैल्यू से कम हुई है वो? 10% से। मशीन कितने की थी भैया? मशीन थी 80,000 की, 10% कम हो गई तो कितनी कम हो गई? 8,000 रुपीज। अब मशीन रह जाएगी आपकी 72,000 की रह जाएगी केवल। ये भी दे सकता है क्योंकि यहाँ बाय लिखा हुआ है, डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो हमने डायरेक्ट 10% निकाला और छुट्टी। अब वो बोल रहा है डेप्रिशिएटेड टू 90%, कि मशीन कम होकर 90% रह गई। 90% रह गई मतलब कोई भी चीज 100% है और वो 90% रह गई, इसका मतलब 10% उसमें से कम हुआ है। तो अगर आपको बाय 10% बोले या टू 90% बोले, बात एक ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, अगर मशीन कम हुई है तो। अगर इसकी पोस्टिंग हम अकाउंट में देखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो देखिए एंट्री क्या बनी है? रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, तो हमें लिखना पड़ेगा टू मशीनरी 8,000, ये इसकी रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग हो जाएगी। तीसरे पे बात करते हैं दोस्तों, वही एग्जांपल है, मैंने इधर भी लिख दिया उसको। तीसरा ट्रांजेक्शन हमारा कह रहा है मेक अ प्रोविजन एट द रेट 5% ऑन डाउटफुल डेब्ट्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर। डाउटफुल डेब्ट के लिए डेटर्स पे प्रोविजन बनाओ 5% का। प्रोविजन क्या होता है भैया? प्रोविजन लायबिलिटी होता है, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट। कई बार प्रोविजन यहां दिखाया जाता है, कहां पर? असेट में। पर असेट में दिखाया जाता है पर वो तो डेटर को कम कर रहा होता है, तो जो चीज असेट को कम करे वो ऑब्वियसली आपकी लायबिलिटी है। तो जब भी प्रोविजन बनेगा तो वो क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि प्रोविजन लायबिलिटी है। अब प्रोविजन यहाँ पर 5% बनाना है, किसके ऊपर बनाना है? डेटर के ऊपर, और डेटर है 20,000 के, प्रोविजन हमारी लायबिलिटी, तो बनेगा मतलब बढ़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना? 5%, तो 5% हो गया है 4,000। अकाउंट्स में पोस्ट अगर इसकी देखें लेजर में, रिवैल्यूएशन की लेजर में, तो ये हो जाएगा टू प्रोविजन 4,000। उसके बाद अगर डी एडजस्टमेंट पे बात करें, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000, जो स्टॉक आपको दिखाए 25%, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। स्टॉक जो अभी 25,000 दिखाई दे रहा है वो 25% ओवर वैल्यूड है। 25% ओवर वैल्यूड है से मतलब क्या हुआ दोस्तों? देखिए 100% कोई चीज है, मैंने कहा कि ये जो बुक्स में दिखाई दे रही है ना, ये 100 प्लस 25% है, मतलब 25% बढ़ा के दिखाई दे रखी है बुक्स में। तो ये जो आपको यहां पर वैल्यू दिखाई दे रही है ये 125% है। क्यों है 125%? क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है 25% से। तो 25,000 जो है वो 125% है। क्यों? क्योंकि ओवर वैल्यूड बाय 25%। तो अगर 25,000 125 के बराबर है तो बताओ 100 की वैल्यू कितनी होगी? मतलब कि 100% कितना होगा? देखिए अगर मैं इसका वैल्यू निकालने जाऊं कि भैया ये जो है ये 25,000 125% है, ये तो हमने मान लिया कि 125%। क्यों है? क्योंकि 25% से बड़ा है। तो इसको ट्रेडिशनल फॉर्मूले से मैं करूं तो किसी भी अमाउंट का 125% कितना है? 25,000। तो बताओ वो अमाउंट का क्या है? तो अमाउंट होगा भैया 25,000 डिवाइड बाय ये 125 डिवाइड में चला जाएगा और वो अमाउंट क्या होगा? वो निकल आएगा 25 4 जा 25 5 जा 5 तो वो अमाउंट होगा 20,000। मतलब स्टॉक एक्चुअल में तो 20 का है पर दिखाई दे रहा है 25, तो 5,000 से ओवर वैल्यूड है। तो स्टॉक जब ओवर वैल्यूड होता है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, 25 दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल 20 ही है, तो स्टॉक को आप कम कर लीजिए क्योंकि वो पहले से ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है। तो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितना? 5,000। तो जो ओवर वैल्यूड है उसको वापस अपन ने अंडर वैल्यूड कर दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में किधर आ जाएगा? रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, ये लो टू स्टॉक, कितने से? 5,000 से, ये लो 5,000 से। अब लास्ट आपका ट्रांजेक्शन है दोस्तों, कह रहा है ये क्रेडिटर फॉर 4,000 नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर हमारे पास 50,000 के थे, उनमें से 4,000 के क्रेडिटर बोलते हैं हमें चाहिए ही नहीं अमाउंट। ओके, तो हमारी तो लायबिलिटी कम हो गई, बहुत अच्छी बात है ना। ई की बात करें तो ई क्या हो रहा है? क्रेडिटर कम हो रहे हैं, तो क्रेडिटर
कम होगा तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से कम हो रहा है? 4000 से। ये लो 4000 से कम कर लिया मैंने। रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी इसकी, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी इसकी बाय क्रेडिटर 4000। तो जब भी आपके एसेट बढ़े, कम हो, लायबिलिटी बढ़े या कम हो तो वो रीवैल्यूएशन है, और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन पे होता है तो हमें उसका प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है। तो जब ये सारी चीजें हम एक ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, जैसे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया, शुरुआत में क्या हुआ था? बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी 10% से, तो बाय बिल्डिंग 10% 20,000 से एप्रिशिएट हुई थी। मशीनरी डेप्रिशिएट हुई थी 10% से, तो टू मशीन 8,000 से डेप्रिशिएट हुई थी। प्रोविजन बनाया था हमने 5%, तो टू प्रोविजन 5% किस पे बनाया था? डेटर पे। डेटर का 5%, सॉरी गलती से मैंने यहाँ पर प्रोविजन गलत अमाउंट बना दिया, 4,000 गलत, मैंने 80,000 के ऊपर बना दिया था। डेटर हमारे 20 के थे तो प्रोविजन बनेगा यहाँ पर 500। ओके, प्रोविजन गलती से मैंने 4080 पे बना दिया था। ओके, तो 500 बनेगा, तो ये 500 प्रोविजन बनेगा। उसके बाद स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 25%। स्टॉक ओवरवैल्यूड था तो स्टॉक को कम किया, तो टू स्टॉक 5000 से ओवरवैल्यूड था 5, और क्रेडिटर कम हुए थे। क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए बेनिफिट, तो ये बाय क्रेडिटर कितने से कम हुए थे? 4000 से। तो टोटल प्रॉफिट लॉस निकाल लो कि भैया 24,000 का तो टोटल प्रॉफिट है और 13,500 का टोटल लॉस है, तो 9,500 आपका प्रॉफिट हो जाता है। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुराने रेशो में बांट दो। क्यों पुराने रेशो में बांटोगे? क्योंकि ये रीवैल्यूएशन है, अभी तक का प्रॉफिट लॉस है, तो इसको पुराने रेशो में ही बंटना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर रीवैल्यूएशन के कुछ ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ट्रांजैक्शन इंक्लूड कर सकूं। फिर भी अगर रीवैल्यूएशन के कुछ आपको ट्रांजैक्शन टफ लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे संपर्क करके आप बता सकते हैं। ओके, इसके बाद हम एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम रिकॉर्डेड रिवाइज वैल्यू और नॉट रिकॉर्डेड उस चीज़ को शामिल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे जब हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।